हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लेटो के अंतर्गत प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करना चाहेंगे। जैसा आपको पता है कि प्लेटो का जो प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की है और आदर्श राज्य को एक केंद्रीय विषय बनाया है अपने चिंतन का। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के जो भव्य भवन जो उसने बनाने की बात कही है, उसके लिए न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है, माना है। अगर हम प्लेटो के आदर्श राज्य को समझना चाहते हैं तो हमें उसके कुछ बिंदुओं पर नज़र डालनी होगी। जैसे पहला, प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा होगा। दूसरा, प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति या विकास चरण किस रूप में प्लेटो ने बताए हैं। तीसरा, आदर्श राज्य के निर्माणक जो वर्ग हैं, 3 वर्ग, उनके लिए प्लेटो किस तरह की व्यवस्था का उल्लेख करता है। चौथा, आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय को माना है प्लेटो ने, उसे हमें देखना होगा। आदर्श राज्य के आधार स्तंभ के रूप में शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत को समझना होगा। आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथ में होगी, ये आदर्श राज्य के संदर्भ में जानना है। इसके साथ आदर्श राज्य की अवधारणा का आलोचनात्मक हमें मूल्यांकन करना होगा तथा क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है, ये भी देखना है। और प्लेटो के आदर्श राज्य का व्यवहारिक आधार क्या रहा तथा आदर्श राज्य की अवधारणा का महत्व प्लेटो के अनुसार किस रूप में हम समझ सकते हैं, इन सब को हम इस अध्याय में देखने का प्रयास करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध अगर हम देखना चाहें तो प्लेटो के अनुसार राज्य तथा व्यक्ति 2 पर्यायवाची शब्द हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। प्लेटो का मत था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते, किंतु उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। प्लेटो को राज्य की चेतना में तथा व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास हुआ है। प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति के अगर हम विभिन्न चरणों की बात करें तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 चरणों में संपन्न हुआ बताया है। प्रथम चरण में आर्थिक आधार उसके अनुसार महत्वपूर्ण है। इस चरण में उत्पादक वर्ग का विकास होता है, जिसका प्रमुख गुण संपत्ति प्रेम तथा क्षुधा है, एपेटाइट जिसे हम कह सकते हैं। साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ 2 सिद्धांतों, पहला श्रम विभाजन का सिद्धांत तथा दूसरा कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत का बीजारोपण इसी प्रथम चरण में प्लेटो मानता है। द्वितीय चरण, इस चरण में प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना प्रस्तुत करता है जो राज्य के साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण उत्साह है। इस चरण में प्लेटो ने सैनिक वर्ग के कार्यों, दायित्वों और गुणों का विश्लेषण कर यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आत्मा का साहस तत्व आदर्श राज्य के निर्माण एवं संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे चरण के रूप में प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सैनिक वर्ग में से ही प्लेटो राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। इस प्रकार 3 चरणों में राज्य का निर्माण उन 3 वर्गों के क्रमशः विकास के साथ संपन्न होता है जो राज्य की 3 मूलभूत आवश्यकताओं, पहला उत्पादन, दूसरा रक्षा और तीसरा शासन की पूर्ति अपने 3 गुणों यानी क्षुधा, साहस और विवेक के आधार पर करते हैं। आदर्श राज्य के निर्माणक 3 वर्ग की बात प्लेटो करता है और उसका कहना है कि आदर्श राज्य का निर्माण जब किया जाता है तो उसमें हम
3 बातों को देखते हैं। एक, व्यक्ति की आत्मा का गुण क्या है, उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा और वो कौन से वर्ग में शामिल किया जाएगा। अगर हम पहले स्तर पर बात करें कि व्यक्ति की आत्मा का गुण क्षुधा की बात करते हैं, तो वह उत्पादन का कार्य करेगा और वह उत्पादक वर्ग में उसको शामिल किया जाएगा। दूसरा, जिस व्यक्ति की आत्मा का गुण साहस या उत्साह है, वह रक्षा का कार्य करेगा और उसको सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। तीसरा, आत्मा का गुण विवेक को माना गया है और प्लेटो का कहना है कि इसका कार्य शासन करना है और ये शासक वर्ग के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य के इन तीनों वर्गों को अपने गुणों के अनुरूप ही कार्यों का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार उसके आदर्श राज्य की एक विशेषता कार्य विभाजन के सिद्धांत की क्रियात्मक उपस्थिति थी। अगर हम प्लेटो के आदर्श राज्य को समझना चाहें तो हम देखेंगे कि प्लेटो ने न्याय को उसकी एक आधारशिला के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर इन तीनों वर्गों को अपना कार्य दूसरे विभिन्न वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप किए बगैर करना चाहिए और अगर ऐसा किसी राज्य में होता है तो वह राज्य न्याय पर आधारित माना जा सकता है, जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। प्लेटो ने शिक्षा और साम्यवाद को आदर्श राज्य का एक आधारभूत स्तंभ भी स्वीकार किया है, जिसकी हम विवेचना पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आदर्श राज्य की बागडोर प्लेटो दार्शनिक शासक के हाथ में रखता है और उसका कहना है कि आदर्श राज्य की बागडोर जो दार्शनिक वर्ग के हाथ में होती है, वह अपने आप में ऐसा शासक है जो सर्वाधिक शिक्षित है, साहसी है, आत्मसंयमी है और इसे ज्ञान की पूर्णतः प्राप्ति होती है। प्लेटो की यह धारणा है कि आदर्श राज्य में शासन कार्य परम बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहिए जो संयमित रूप में शासन का संचालन कर सकते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की व्याख्या के उपरांत अगर हम देखना चाहें कि क्या प्लेटो के आदर्श राज्य में कुछ कमियां देखी जा सकती हैं, उसके आधार पर हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, एक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगर आलोचना के तौर पर प्लेटो के आदर्श राज्य की बात की जाए तो डनिंग, पॉपर, रसेल आदि विद्वानों ने प्लेटो के आदर्श राज्य की कटु आलोचना की है और उन्होंने जो आलोचना की है उसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के आधार पर प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना को देख सकते हैं। पहला अगर हम आधार लें आलोचना का, वो है कि आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार की भांति दिखाई पड़ता है, यानी जो व्यवहार में संभव नहीं हो सकता है। दूसरा, यह स्वतंत्रता का निषेध करता है, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता है प्लेटो के आदर्श राज्य में, जो कि एक बहुत बड़ी कमजोरी हम प्लेटो के आदर्श राज्य की मान सकते हैं। उसी प्रकार ये उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा करता है। वो अन्य 2 वर्गों के साथ जो शासन और साहस से संबंधित वर्ग हैं उनको शासन कार्य करने की बात करता है, उत्पादक वर्ग को से वंचित रखता है, ये भी स्पष्ट है, उचित नहीं है। इसी प्रकार शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता की बात प्लेटो करता है, जो कि संभव नहीं है, उचित नहीं है। कानून की उपेक्षा करता है तथा कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति जो उसने आदर्श व्यवस्था में स्थापित करने की बात की है वह भी अनुचित प्रतीत होती है। इसी तरीके से व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया गया है, वो भी उचित नहीं है और शासन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनकी भी उपेक्षा प्लेटो के द्वारा की गई है। इस प्रकार प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक अधिक प्रतीत होता है। इस तौर पर अगर हम बात करें तो प्लेटो का आदर्श राज्य कई कमियों के साथ हमें दिखाई पड़ता है।
अगर हम प्लेटो के आदर्श राज्य के व्यवहारिक आधार की बात करें तो प्लेटो ने अवश्य अनुभव किया है कि जिस योजना को वह प्रस्तुत करके सत्य की खोज करना चाहता था वह आँखों से देख चुका था और उसे लग रहा था कि इस तरीके के आदर्श राज्य को पाना संभव नहीं है। अतः उसने अपने तीसरे प्रमुख ग्रंथ लॉज में आदर्श राज्य के स्थान पर एक उपादर्श राज्य की बात कही है, जिसमें वह आदर्श राज्य की कमियों को दूर करता हुआ एक ऐसे राज्य की व्यवस्था का उल्लेख करता है जो व्यवहार में संभव हो सकता है। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लेटो के उपादर्श राज्य की बात करेंगे, जिसकी विवेचना उसने प्रमुख ग्रंथ लॉज में की है। थैंक यू।